हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे द्वारा पूछे गए जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं यानी कि भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। और ये सारे PYQ रहेंगे। इसमें महत्वपूर्ण आपको मैं 60 क्वेश्चन यानी कि 60 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण कराऊंगा, जिसमें आपको ट्रिक भी रहेगी तथा चित्र की भी मैं आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। इसके पहले मैं बायोलॉजी के करवा चुका हूँ, अगर आप नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल विजिट कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रतिरोध जिसे रेजिडेंस यानी कि जो हिंदी के शब्द अगर कठिन है तो इंग्लिश में मैंने रख लिख दिया है। तो प्रतिरोध जिसे रेजिडेंस कहा जाता है कि एसआई मात्रक क्या है यानी कि उसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है। प्रतिरोध यानी कि रेजिडेंस की एसआई यूनिट क्या है, तो रेजिडेंस की एसआई यूनिट जो ओम होती है। तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है। एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट, विद्युत आवेश का मतलब यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है। दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वाट, तो एक वाट जो किसके बराबर होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तीसरे का इसका सही उत्तर होगा 1 जूल प्रति सेकेंड। चौथे यहाँ से सही उत्तर हो जाएंगे 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला है, भार यानी कि वेट का एसआई यूनिट यानी कि एसआई यूनिट क्या है। तो वेट का एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। तो इसका वेट का एसआई यूनिट क्या है, तो किसका सही उत्तर होगा न्यूटन। क्या है, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, शक्ति यानी कि पावर जिसे कहते हैं इंग्लिश में की एसआई इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसकी इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति यानी कि पावर की इकाई यूनिट क्या है, तो पावर की इकाई यूनिट वाट को कहा जाता है। ठीक है, और 1 वाट बराबर मैंने आपको बताया 1 जूल प्रति सेकंड होता है। अगला है, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड की एसआई मात्रक एसआई यूनिट क्या है। तो इसकी एसआई यूनिट है जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। दूसरे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइवर्ड यूनिट नहीं है। तो कौन सी ड्राइवर्ड यूनिट नहीं है ये आपको बताना है। तो सातवें का हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोल। जो मोल नहीं है, 2 इसका सही उत्तर। अगला है, दाब यानी कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है। तो प्रेशर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो 8वें का हमारा पार्सल क्या होती है, पार्सल पास्कल। तो जो दाब यानी कि प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है। एक सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, वृत्रण यानी कि एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है। एक्सीलरेशन की एसआई मात्रक क्या होती है, तो एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी सही उत्तर क्या होगा, चौथा इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, चौथा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो लिखा है MS ये स्क्वायर में 2 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला, संवेग यानी कि मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है, तो मोमेंटम की एसआई यूनिट का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, दर्पण दृष्टि क्षेत्र के कारण वाहनों को पश्च का मतलब तो पीछे देखना। ठीक है, विंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण पसंद किया जाता है। यानी कि देखिए, जैसे कार है, कार में अगर किसी को साइड देखनी है, पीछे का देखना है कौन सा वाहन आ रहा है, तो उसके लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया, तो उसके लिए उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में हो गया, बाइक में हो गया, 4 पहिया में, 4 व्हीलर में ये लगा रहता है पीछे देखने के लिए, तो उसमें कॉन्वेक्स होता है, इनका उत्तल होता है। अगला है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में जो है यात्रा नहीं कर सकती ध्वनि तरंगे। अगला है, लाल और नीले इन प्राथमिक रंगों को मिलाकर हम कौन सा द्वितीयक रंग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि देखिए, जैसे हमारे पास ये रेड है और ये क्या है, ब्लू है। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो हमारे पास मैजेंडा कलर यानी कि वायलेट कलर बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 70 होगा। तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, मरीचिका यानी कि मृगस मुक्ता प्रकाश के कारण बनती है। तो किस प्रकाश के कारण बनती है, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। अब यह है क्या, चित्र में देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऊँट दिख रहे हैं, कैमल दिख रहे हैं, और नीचे क्या है, ये आपको शैडो दिख रही है। ठीक है, ये क्या, नीचे आपको कुछ शैडो दिख रही है। अब आपको शैडो लग रही होगी कि ये क्या है, यहाँ नीचे पानी भरा है, लेकिन नहीं,
ये पानी नहीं भरा है। इसी को कहा जाता है मृग तृष्णा, यानी कि मरीचिका कहा जाता है, जो कि पूर्ण रिफ्लेक्शन के कारण बनती है। अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम से अनुपात क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम से अनुपात क्या है? 15 का नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर होगा। अपवर्तक सूचकांक है, बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, संस्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस समांतर किसके बने होते हैं? तो लेंस किसके? हाइड्रोजेल के बने होते हैं, बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है? तो सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना है ध्रुवण एकमात्र घटना है। क्या? ध्रुवण, जिसे पोलराइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे एलईडी का फुल फॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। यह टेलीविजन में यही उत्सर्जित करता है। तो टेलीविजन में क्या उत्सर्जित करता है? तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृश्य प्रकाश जो उत्सर्जित करता है। अगला है, एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता के बार बार परिवर्तन का परिणाम और इसे क्या कहा जा सकता है? तो आपसे इसमें पूछा, सभागार का मतलब होता है ऑडिटोरियम, यानी कि जब एक ही आवाज़ बार बार सुनाई देती है, एक ही आवाज़ आप बोले और वो कई बार वो गूंजती है, उस आवाज़ को क्या कहा जाता है? कई बार परावर्तन का परिणाम से क्या कहा जाता है? उसे अनुरणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अनुरणन यानी कि सिमुलेशन कहा जाता है, सिमुलेशन कहा जाता है। 4 यहाँ से सही उत्तर। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे कम होती है? तो ऑप्शन नंबर 2, गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो जाइरोस्कोप का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये माउस में किया जाता है। कंप्यूटर का जो माउस होता है, इसमें इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये है। अगला है, कौन सा उपकरण दिल की धड़कन का पता लगाने के लिए सहायता करता है? तो कौन सा धड़कन है? ये है, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, चिकित्सकों द्वारा रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम बताएं। यानी कि जो डॉक्टर होते हैं रक्तचाप किससे, ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? तो रक्तचाप मापी से मापते हैं। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, उपकरण का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का प्रयोग जो विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है? विद्युत को मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। अगला है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है? तो दूध का जो घनत्व डेंसिटी उसको मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध में कितना पानी है चेक करने के लिए। अगला है, एक ऐसा उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो किसी वाहन द्वारा तय गई दूरी को कौन मापता है? तो ओडोमीटर मापता है। कौन मापता है? ओडोमीटर मापता है कि कौन सा वाहन कितनी दूर चला। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीडोमीटर कितने पे गाड़ी चल रही है स्पीडोमीटर बताता है, और कितनी चल चुकी ओडोमीटर बताता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। तो दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वो अमीटर का उपयोग किया जाता है। क्यों अमीटर का प्रयोग किया जाता है? दूसरा सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्न में से किसका उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए? तो वायुमंडलीय जो है दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 29 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, क्रिस्कोग्राफ वृद्धि पौधों में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो ये जगदीश चंद्र बोस जी के द्वारा आविष्कार किया गया था। तो हमारे यहाँ से डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? तो बिजली के बल्ब में, जैसे मान लीजिए बिजली का बल्ब है, ठीक है, इसमें जो अंदर ये रहता है इसे फिलामेंट या फिर तंतु कहा जाता है। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, मनुष्यों के निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? जो मनुष्यों का निकट दृष्टि दोष है वो क्या कहलाता है? तो उसे मायोपिया
कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अगला है आधुनिक विद्युत गणित के सिद्धांत पर काम करता है। तो कौन सिद्धांत पर, इसका सिद्धांत पर काम करता है? तो दूसरा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा काम करता है। अगला है रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है, वहाँ वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता, वह क्या है? तो उसे मृग मरीचिका कहा जाता है। रेगिस्तान में क्या होता है, ये यात्री जाते हैं, उनको थकान लगती है, तो दूर देखते हैं कि कुछ चमक रहा है, पानी जैसे चमक रहा है, लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं रहता, वो मात्र एक रिफ्लेक्शन होता है, तो उसी को मृग मरीचिका कहा जाता है। अगला है यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है, यानी कि 60 किलो है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका कितना वजन होगा, यानी कि वजन ही द्रव्यमान होगा, तो चंद्रमा की सतह पर भी उसका 60 होगा। अगर आपसे द्रव्यमान पूछे कि पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर तो भी 60 ही होगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और सौर शक्ति निकायों से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत सौर शक्ति निकायों से संबंधित है? तो हमारा 36 का तीसरा होगा। ठीक है, फोटोवोल्टिक प्रभाव। अगला है जड़त्व यानी कि इनर्शिया जिसे कहा जाता है का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो इनर्शिया का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो इनर्शिया का नियम जो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ये यहाँ से 77 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्घ्य के लिए ग्रीक अक्षर है? तो ग्रीक अक्षर क्या है? तो लैम्डा है। क्या है? लैम्डा है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके लिए? तरंग दैर्घ्य के लिए। अगला है एक निष्कर्ष ये 2 टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत परिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। क्या उसका सही उत्तर होगा? 39 का सही उत्तर होगा प्रतिरोधक, यानी कि ट्रांजिस्टर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तन की इकाई है? तो निम्न कौन सी वर्तन की इकाई है? तो 40 का ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है 1952 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तड़ित और आपके कपड़ों में निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से समान परिघटना है? तो किसने किया था? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो 41 का हमारा होगा दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का कौन उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 डूबते सूरज का जो लाल रंग है ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? अगर कोई व्यक्ति है जिसे निकट दृष्टि दोष है तो उसे किस प्रकार का लेंस दिया जाएगा जिसको उसके दोष जो है निकट दृष्टि दोष दूर हो सके? तो उसे अपसारी लेंस दिया जाएगा। अगला है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई की मात्रक क्या है? तो लंबाई की एसआई यूनिट मीटर होती है। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल यानी जिसे कैरोसिन कहा जाता है के ऊपर उठने का कारण क्या है? तो केशिक तत्व है। क्या? केशिक तत्व है, यानी कि आप लोग घरों में देखा होगा, ये क्या है? एक घरों में मिलने वाली क्या है? ये जुगाड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बत्ती पड़ी रहती है और यहाँ क्या? कैरोसिन का तेल ये भरा है। ठीक है, तो ये कैरोसिन का तेल ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है और यहाँ पे क्या है? बत्ती जलती है। तो किस विधि के द्वारा ऐसा होता है ये पूछा जा रहा है। तो इस विधि का नाम है केशिक तत्व। क्या? केशिक तवा। ठीक है, तीसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला है श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 के 4 प्रतिरोधों का उपयोग करके किया जा सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध है। तो अधिकतम प्रतिरोध क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 46। 46 का हमारा एकदम सही उत्तर क्या होगा? तीसरा, यानी कि 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला है विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? इसे फ्यूज कहा जाता है। क्या? इसे फ्यूज के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला है उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो सापेक्षता के सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसका 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है ग्रहों की गति के नियम का प्रस्ताव किसने दिया? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जोहान्स केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग
धातु के ब्लॉकों में दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पराध्वनिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा है गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं? तो दिशा और परिणाम दोनों किसमें होते हैं? तो 52 का हमारा सही उत्तर होगा दूसरा। क्या होगा? 52 का हमारा, माफ कीजिएगा, 52 का तीसरा होगा, संवेग होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, 52 का तीसरा। अगला है इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो इको लोकेशन किसका एक प्रकार है? तो ये सोनार का एक प्रकार है। किसका? सोनार का एक प्रकार है। अगला है निम्नलिखित में किसका विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? तो घर्षण का गलत उदाहरण कौन सा विकल्प है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा एक भारी वस्तु को उठाता हुआ एक व्यक्ति, इसका गलत उदाहरण है। चौथा इसका सही उत्तर होगा। अगला है यह कथन दिया गया है कि किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावकता बल कार्य करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित उस द्रव्य के भार को बराबर होता है। यह किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत से संबंधित है। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 20 N है, तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा? तो उस वस्तु का भार कितना होगा? उस वस्तु का भार हो जाएगा 3.33 N। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो कौन सी एक जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो हमारा जो 59 होगा ध्वनि तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग कौन सी है? ध्वनि तरंग नहीं। ठीक है, अगला है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार धारा की दिशा दर्शाता है। तो धारा की दिशा कौन सी दर्शाता है? ये अंगुष्ठ दर्शाता है। क्या? अंगुष्ठ दर्शाता है। हमारा 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन करवा दिए और ये 60 क्वेश्चन PYQ थे। ठीक है, ये PYQ थे जो मैंने आपको 60 क्वेश्चन करवा दिए। इसी के साथ ही मैं अलग अलग आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बायो के करा दिए। ठीक है, बायो के बाद मैंने आपको फिजिक्स के करवा दिए। अब मैं करवाऊंगा केमिस्ट्री के। अब मैं किसके करवाने वाला हूँ? तो अब मैं केमिस्ट्री के करवाऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये सारे PYQ रहेंगे हमारे। इसके पहले मैं इतिहास के करवा चुका हूँ, दोबारा इतिहास को मैं लेकर आऊँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।